हुकूमत ये चाहती है कि चंद लोगों को वो अपने टीवी चैनल से निकाल दें। हुकूमत ये चाहती है कि वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करें। लेकिन शुएब शेख साहब ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से ये कहा था कि मैं किसी को नौकरी से नहीं निकालूंगा। कि 1122 ने बताया कि 20 मिनट लगेंगे उन्हें यहाँ पहुँचने में, तो फौरी तौर पे फैसला किया वहाँ पे खड़े हुए लोगों ने कि इनको डाले के अंदर अस्पताल पहुँचाया जाए। तो उसको डाले में डालकर पहले CMH लेकर गए और जो इब्तदाई पहली इतला है उसके मुताबिक CMH में वो रिसीव नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया गया उसको। जितना झूठ आज इन दोनों ने बैठ के बोला है, मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ कि ये आज इमरान खान ने भी ट्वीट किया है कि अगर ये किसी और मुल्क में होता है तो इन दोनों को इसी में सज़ा हो जाती कि जितना झूठ आज इन्होंने यहाँ पे अवाम के साथ बोला है। यानी किसी की लाश के ऊपर आप झूठ बोल रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज ख़ान हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुएब शेख साहब की। उनकी गिरफ़्तारी को 2 दिन हो गए हैं और रिमांड जो है वो उनका हासिल किया गया था और एक अजीबोगरीब किस्म के मुकदमे के अंदर अजीबोगरीब कार्रवाई हो रही है। जब रियासत के ताकतवर लोग ये तय कर लें और जब हुकूमत ये तय कर ले कि उन्होंने मीडिया को आज़ाद नहीं रह देना, तो इस तरह के हथकंडे मीडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, मार्शल लॉ के अदवार में भी होता रहा है, उसके अलावा जो सियासी अदवार हैं उनमें भी होता रहा है। नवाज शरीफ साहब के दौर में एक दिन अखबारात के कागजात तक बंद कर दिए गए थे, कागज़ तक नहीं था अखबार छापने के लिए। बहुत सारे लोगों को हमेशा गिरफ़्तार किया गया और अभी भी उसी किस्म की फस्तायत पाकिस्तान के अंदर जारी है। जो भी शख्स कंट्रोल हो जाता है या जिस शख्स को हुकूमत अपने मुताबिक ढालने में कामयाब हो जाती है, उसके लिए सब अच्छा होता है। और जो शख्स कंट्रोलेबल नहीं होता और वो ये कहता है कि उसको सहाफ़त करनी है या उसको सवालात पूछने हैं या उसे क्रिटिकल क्वेश्चंस करने हैं और जवाबात ढूंढने हैं और हक़ाइक़ के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, तो उसके लिए फिर ज़मीन तंग की जाती है। आपके सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अरशद शरीफ हाल ही में एक बहुत बड़ी मिसाल है। शुएब शेख साहब के साथ जो कुछ हो रहा है ये इस सिलसिले की एक कड़ी है। हुकूमत की जो पसे पर्दा जो उनको ऑफ़र्स हैं, वो अगर शुएब शेख साहब आपको अपने मुंह से खुद बताएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली उनसे चाहते क्या हैं और क्या उनसे डिमांड्स की जाती हैं जिनको वो पूरा नहीं कर रहे। हुकूमत ये चाहती है कि चंद लोगों को वो अपने टीवी चैनल से निकाल दें। हुकूमत ये चाहती है कि वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करें। लेकिन शुएब शेख साहब ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से ये कहा था कि मैं किसी को नौकरी से नहीं निकालूंगा। और उन्हें ये लगता है कि अगर एक को निकालूंगा उनके कहने के ऊपर तो वो कहेंगे एक और निकाल दो, फिर एक और को निकालूंगा तो वो कहेंगे एक और को निकाल दो। इससे ये इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा। तो इस लेवल तक चले जाते हैं कि सहाफ़ी का माशी इस्तेहसाल तक हो जाए, उसके घर के अंदर फाके तक आ जाएं। ये इनकी मनसूबाबंदी होती है और इस प्लानिंग के साथ ये किसी शख्स को दीवार के साथ लगाते हैं। अब शुएब शेख के साथ यही सब कुछ किया जा रहा है। एक भोंडे किस्म के मुकदमे के अंदर फंसाया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने है और ये सिलसिला रुकने का नहीं, क्योंकि जब तक उनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे तब तक वो रुकेंगे नहीं और पब्लिक तो सरेंडर नहीं कर रही। मैंने ये देखा कि बोल टीवी एक नया टीवी चैनल है निस्बतन। बाकी सारे टीवी चैनल जो मुकाबले में काम कर रहे हैं वो बहुत पुराने हैं, उनको 10 साल 20 साल भी हो गए हैं या इससे ज़्यादा भी हो गए हैं। लेकिन इस नए टीवी चैनल ने जगह कैसे बनाई? वो ऐसे ही बनाई कि जो लोग चाहते हैं या जो लोग सुनना चाहते हैं या जो लोगों के दिल की आवाज़ है, ये उसको सुनाना शुरू हो गया और ये वो सारी चीज़ें दिखाना शुरू हो गया जिनको अशराफिया नहीं चाहती कि दिखाया जाए और आम आदमी चाहता है कि जनाब दिखाया जाए। मैं ख़बरों की बात कर रहा हूँ, तबसरों की बात कर रहा हूँ, तज्ज़िये की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सूरत हाल जो है वो सूट नहीं करती है अशराफिया को। तो अशराफिया जो है वो इस तरीके से फिर बदला भी लेती है, जो बदला लेते हुए वो आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ, आज IG पंजाब ने और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जितने सवालों के जवाब उन्होंने दिए उससे दुगने सवालात मज़ीद खड़े हो गए और अब सवालात पे सवालात खड़े होते जा रहे हैं और जवाब उनके पास है नहीं। उन्होंने कोशिश किया कि वो ये साबित करें कि ज़िले शाह जिस गाड़ी के अंदर मौजूद था, अभी उनकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी कहानी ये है
कि ज़िले शाह को गिरफ़्तार किया गया, कुछ और साथियों को भी गिरफ़्तार किया गया। नहर के पास ले जाके जब क्रॉस करके वहाँ पे पुल के करीब पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस को ख्याल आया इनको छोड़ देते हैं। पुलिस ने उन सबको छोड़ दिया। वो जा रहे थे, ज़िले शाह की एक गाड़ी के साथ टक्कर हुई। वो गाड़ी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक मेंबर हैं, उनकी गाड़ी थी, उनके ड्राइवर और गार्ड चला रहे थे। वो गाड़ी की टक्कर से ज़िले शाह मौके पे जाँ बहक हो गए और वहाँ से ज़िले शाह को उठाकर वो CMH हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पे मुमकिन नहीं हुआ दाखिल करवाना तो सर्विसेज अस्पताल लेकर गए और उसके बाद वहाँ छोड़ के भाग गए। और ये बात यास्मीन राशिद साहिबा को और इमरान खान साहब को बताई गई, बल्कि ये बंदे उन तक पहुँचे और उन्होंने आगे से शाबाश दी। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है, ये कहानी लाकर पेश की IG ने और चीफ मिनिस्टर ने, और ये क्लेम किया कि बाहर जाके आप वो डाला देख लें जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है। तो जब सहाफ़ी बाहर गए डाला देखने के लिए तो कोई डाला मौजूद नहीं था, बल्कि डाला तो मौजूद था नहीं, IG भी निकल लिए थे उस बीच में और उनके वालिद से एक स्टेटमेंट भी दिलवा दिया गया। उन्होंने कहा जी मैं मौके पे मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर इंसाफ किया जाए। अब ये तो हम सारे जानते हैं कि किस तरीके से निज़ाम जकड़ लेता है जब उसने जकड़ना हो तब। मेरी अभी यास्मीन राशिद साहिबा से बात हुई, कोशिश करेंगे दोबारा भी उनसे बात हो जाए। कुछ चीज़ें उन्होंने बड़ी क्लियर की हैं। उन्होंने ये कहा कि ज़िले शाह को उठाया गया था, हमें पहली इतला ये मिली कि इनको छोड़ दिया गया और फिर ज़िले शाह को दोबारा पकड़ लिया गया। और कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ज़िले शाह दोबारा पकड़े गए और उनके साथियों ने भी क्लेम किया कि ज़िले शाह को फिर पुलिस ने पकड़ लिया था। अब ये मुबैना तौर पे यास्मीन राशिद साहिबा के पास जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ज़िले शाह को दोबारा पकड़ा गया और उसके बाद ज़िले शाह के बारे में नमाज जनाजा से पहले शकील नाम का जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक मेंबर है वो यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी में मौजूद था। उसने बताया कि मैडम ये जो फुटेज आ रही है अस्पताल से, ये मेरी गाड़ी है, मेरा ड्राइवर है और मेरा गार्ड है। तो यास्मीन राशिद साहिबा ने पूछा कि ये क्या हुआ था, तो उसने ये बताया कि मेरी गाड़ी जब उतर रही थी मैं वहाँ नहीं था गाड़ी में, मैं आपके साथ मौजूद था उस वक्त, ना मैं उस गाड़ी में मौजूद था ना मैं वहाँ गया था, मैं आपके साथ मौजूद था। जब ब्रिज के ऊपर से मेरी गाड़ी उतर रही थी तो मेरे ड्राइवर ने और गार्ड ने मुझे बताया कि वहाँ पे एक शख्स ज़मीन पे पड़ा हुआ था नज़ा के आलम में, और हमें ये लगा कि शायद इसके साथ कोई हादसा हुआ है। उन्होंने वहाँ पे गाड़ी रोकी, लोग वहाँ पे जमा थे, उन्होंने कहा जी इसको अस्पताल पहुँचाना है। 1122 पे कॉल किया गया। 1122 ने, ये यास्मीन राशिद साहिबा ने मुझे सारी बात बताई है कि 1122 ने बताया कि 20 मिनट लगेंगे उन्हें यहाँ पहुँचने में। तो फौरी तौर पे फैसला किया वहाँ पे खड़े हुए लोगों ने कि इनको डाले के अंदर अस्पताल पहुँचाया जाए। तो उसको डाले में डालकर पहले CMH लेकर गए और जो इब्तदाई पहली इतला है उसके मुताबिक CMH में वो रिसीव नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया गया उसको। अब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे रश की वजह से शायद वो दाखिल नहीं हो पाया, लेकिन जो भी रीज़न था CMH से उसको मोड़ा गया और गाड़ी को फौरी तौर पे सर्विसेज अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ पे वो शख्स मुर्दा हालत में रिसीव किया गया। अब सवालात ये पैदा होते हैं कि जिस किस्म का उसके जिस्म के ऊपर निशानात हैं, क्या वो अकेली गाड़ी के एक्सीडेंट से हो सकते हैं? जिस तरह उसके नाजुक आज़ा के ऊपर ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, टॉर्चर हुआ है, क्या वहाँ पे भी इस किस्म की चोटें लग सकती हैं? क्या ये तमाम चोटें एक गाड़ी के हादसे से हो सकती हैं? अगर तो पूरी गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाए और वो अजीब तरह से उसको लगे तो ये तो फिर मुमकिन है कि इतना सारा कुछ हो जाए। लेकिन जिन लोगों ने उसकी डेड बॉडी देखी उन्होंने एक सवाल और पैदा किया। उन्होंने कहा जी उसके कपड़ों की वो हालत नहीं थी जो एक्सीडेंट के साथ बंदा रगड़ा जाता है या उसको चोट लगती है तो होती है। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर टॉर्चर ही हुआ है। अभी भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, एक जुडिशल इंक्वायरी हो जाए। और जो सबसे अजीब चीज़ है वो ये है कि इस एरिया में CCTV कैमरास बड़े विजिलेंट रहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये लाहौर से कैंट में दाखिले का एरिया है। जैसे ही आप शहर से कैंट में दाखिल हो रहे होते हैं, ये वो इलाका है और यहाँ के कैमरास हमेशा ऑन रहने चाहिए और उसूलन होते भी हैं। यहाँ की CCTV फुटेज कहाँ गई? और कहा जा रहा है कि कैमरास का शायद कोई प्रॉब्लम आ गया, लेकिन क्या कैमरास का प्रॉब्लम इसी जगह पे इसी वक्त आना था? क्योंकि यहाँ पे CCTV फुटेज मौजूद होनी चाहिए थी जिसमें इस हादसे का सारा पता चलता। इससे पहले क्लेम किया जा रहा था कि शायद पुलिस के पास ये मौजूद है डाटा कि किस तरीके से हुआ। और मरीम नवाज कह रहा हूँ मैं, यास्मीन राशिद साहिबा ने मुझे एक और क्लेम किया। उन्होंने ये कहा कि जो ड्राइवर है शकील का, ना मुझे वो कभी मिला, ना उसने मेरे से कभी बात की, ना वो कभी इमरान खान साहब से मिला और ना कभी उसको लेकर जाया गया। ये स्टेटमेंट तो ज़बरदस्ती और झूठ के साथ लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन जिनको छोड़ दिया गया था, पहले उनका मौक़िफ़ कुछ और था, लेकिन बाद में उन कारकुनों को एक एक करके ढूंढ के गिरफ्तार किया गया। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया
उन कारकुनों को दोबारा गिरफ्तार करने के बाद उनसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए गए हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कारकुनों का पहले ये कहना था कि हमें जब छोड़ा गया तो जिले शाह को फिर पकड़ लिया गया, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। अब वो स्टेटमेंट नया ये दे रहे हैं कि नहीं हम सबको छोड़ दिया गया था। बहरहाल इसके अंदर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और वो इस सारे मामले की साफ और शफाफ इंक्वायरी करे ताकि पता चले कि इस मासूम शख्स का कत्ल कैसे हुआ, कौन कौन इसके अंदर मुलव्विस है, और अगर टॉर्चर हुआ है तो ये बदतरीन टॉर्चर किसने किया है। क्योंकि एक्सीडेंट से इस किस्म के निशानात या इस किस्म की बॉडी के ऊपर जो है वो असरात नहीं होते सिर्फ एक्सीडेंट के। अभी हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इमरान मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हैदर वहीद साहब मौजूद हैं हमारे पास, सीनियर एनालिस्ट हैं। इमरान इस्माइल साहब, अब जो क्लेम किया जा रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब को ये पता था कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन उन्होंने इसको इस्तेमाल किया जानते बूझते हुए, ये कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया इमरान। देखिए, आपने अपने ओपनिंग में सारी स्टोरीज बड़ी डिटेल आपने तफसीलात के साथ बताई। मैंने 28 साल से इमरान खान साहब को सियासत में, और उससे 3-4 साल पहले यानी 1993 से मैं इमरान खान के साथ मुंसलिक हूँ, और मैंने ज़िंदगी में कभी इस शख्स को लाशों की सियासत या इस तरह की घिनौनी सियासत करते हुए नहीं देखा। और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, और मैं ये बात बिल्कुल वेहेमेंटली आपसे कह रहा हूँ कि इस और मरियम नवाज की ऑडियो भी आ चुकी है इस सियासत के ऊपर। जी, मैं किस तरह का एंगल बनाना है? इस तमाम वाक़े में जो भी ज़िले शाह की डेथ के ऊपर जो सियासी एंगलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर अल्लाह की लानत हो कि वो किसी की लाश के ऊपर सियासत कर रहे हैं। ये और इमरान खान के ऊपर FIR काट दी इन्होंने ज़िले शाह की कि जी मरवाया इमरान खान ने, फिर कहा नहीं एक्सीडेंट हो गया, फिर मरियम नवाज़ का ऑडियो आ गया। एक तो मरियम नवाज़, खान साहब भी अक्सर ये बात करते हैं कि मरियम नवाज़ मेरी टीम की सबसे बेस्ट बैट्समैन है। जब भी वो बोलती हैं, कोई बात करती हैं, तो वो तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ही पहुँचाती हैं, वो नुकसान नहीं पहुँचाती। वो अपनी ज़ात में वो कोशिश ज़रूर करती हैं, लेकिन वो फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो ये जो उनका अभी ऑडियो आया है, इसमें वो अब एंगलिंग तलाश कर रही हैं कि हमें ये कहना चाहिए और हमें ये करना चाहिए। भाई सच बोलो कि क्या हुआ है, आखिर मुझे बताएंगे इस मुल्क में हुआ क्या कि अरशद शरीफ का कत्ल होता है, उसकी वालदा FIR नहीं कटा सकती। इमरान खान के ऊपर गोलियाँ चलती हैं, इमरान खान अपनी FIR नहीं कटवा सकते। ज़िले शाह के ऊपर कातिलाना हमला होता है, उसको मार दिया जाता है थाने में, जेल में, उसका बाप FIR कटवाना चाहता है, वो FIR नहीं कटवा सकता। स्टेट अपनी मदीयत में FIR कटवाती है। कौन सा नया फैशन आया मुल्क के अंदर? कमाल ये कर रहे हैं कि इमरान खान का कातिल वीडियो लिंक के ऊपर अदालतों में पेश होता है, और जिसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है इमरान खान, उसको फिज़िकली बुलाते हैं, कहते हैं पुलिस हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए है नहीं, और जज कहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, वहाँ प्रोटेक्शन होती नहीं। ये एक बहुत ही घिनौना खेल ये PDM की हुकूमत खेल रही है इस मुल्क के साथ। ये ज़ाहिर है कि अवाम में मकबूलियत तो इनकी है नहीं। आपको लगता है कि एक हुकूमत इतनी ताकतवर होती है कि वो इस लेवल के बड़े बड़े फैसले कर सके? देखिए, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात पे आपका इन्हिसार होता है ना कि आपको क्या रिलीफ मिल सकता है और या नहीं मिल सकता। ये तो ताल्लुकात आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कितने, इस पर डिपेंड करता है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट ने तो इनको ब्लैंक चेक दिया हुआ है ना। अगर इस्टेब्लिशमेंट ना हो इनके पीछे, तो ये तो 1 घंटे की मारनी है, गिर जाएगी हुकूमत। इसमें तो कुछ नहीं रखा, इनके तो पाँव नहीं है खड़े होने के, तो ये किधर खड़े होंगे? तो वो तो बात गिवन है ना कि इस्टेब्लिशमेंट की इनको बैकिंग हासिल है, उसके अलावा तो ये चल नहीं सकते। अब ये फ़ैसले कौन कर रहा है? क्या ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के कर रहे हैं कि ख़ुद से कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि ये हुकूमत, इनको डर लग रहा है घर जाने से। इनको डर इसलिए लगता है कि ये अगर यहाँ से उतरे और इमरान खान आ गया तो उसके बाद इन्होंने बचना नहीं, अब इन्होंने डिफरेंट इमरान खान को फेस करना है। इनको डर ये लग रहा है कि यहाँ से ये इलेक्शन में जाते हैं तो ये अवाम के पास नहीं जा सकते, ये तो बर्गर खाने नहीं जा सकते, बन कबाब नहीं खा सकते खड़े होकर, वोट मांगने किस तरह से जाएंगे? ये जहाज़ में जाते हैं तो आज भी कमर्शियल एयरलाइन में ये वो मास्क पहन के, उसका अपना कोविड का मास्क पहन के और छुप छुपा के आराम से बैठते हैं पीछे जाके। ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। ये सारा मसला फसाद ही ये खड़ा हुआ है कि ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। वो जो आके बैठे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह,
और उनके साथ जो आईजी पंजाब बैठे हुए थे, जो लग रहा था कि पीडीएम के ज़ाती मुलाजिम हैं, वो स्टेट की मुलाजमत नहीं कर रहे, वो जो बयानात जिस तरह के वो दे रहे थे मज़का खेज़, और जो चीफ मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे, वो ऐसा लगता था कि वो आवाम का बड़ा हैवी मैंडेट के साथ वहाँ बैठे हैं और वो अवामी खिदमत के जज्बे के साथ वहाँ पर आए हैं। भाई आप इस वक्त सिर्फ 90 दिन के लिए आए थे, जिसमें से अब आपके पास 30-40 दिन बाकी रह गए हैं। आप इलेक्शन कराएं और घर जाएँ। आप किधर से ये केयर टेकर इज सपोज टू बी न्यूट्रल, वो तो बिल्कुल वो किसी की तरफ झुकाव नहीं हो सकता उसका। यहाँ तो आज लग रहा था कि शहबाज शरीफ या हमजा शरीफ जो है उनकी हुकूमत है, जिस तरह से बैठ के वो इमरान खान को धमका रहे थे और झूठी सच्ची बातें लड़ा रहे थे। जितना झूठ आज इन दोनों ने बैठ के बोला है, मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ कि ये आज इमरान खान ने भी ट्वीट किया है कि अगर ये किसी और मुल्क में होता है तो इन दोनों को इसी में सज़ा हो जाती कि जितना झूठ आज इन्होंने यहाँ पर अवाम के साथ बोला है। यानी किसी की लाश के ऊपर आप झूठ बोल रहे हैं। अब मैं हैदर भाई साहब, आप मुझे बताएं कि क्या ये जो बयानिया आज बनाया गया है, इसके दो पहलू हैं ना। एक तो क्या नज़र से जस्टिफाई करना अपनी पोजीशन को, और एक जो कत्ल हुआ है उससे अपने आप को निकालना। पहली चीज़ तो ये है, और वो उसमें तो कोई भी गवर्नमेंट हो वो कामयाब हो जाती है। नॉर्मली हमने देखा है कि सानिया साहिवाल हुआ, कैसे हुकूमत बची, सानिया मॉडल टाउन हुआ, कैसे ताकतवर लोग बचे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें एक तो पहलू ये है कि अपने आप को बचाना, दूसरा ये है कि परसेप्शन क्रिएट करना, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को उसमें डैमेज करना। आपको लगता है कि इन दोनों में कामयाब हुई है हुकूमत, या दोनों में से एक में हुई है, या लोग नहीं मानेंगे? देखें, ये जहां पुलिस को अक्यूज किया जा रहा होता है तो वहां पे पुलिस की अपनी तफ्तीश जो है उसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती, और जहाँ पे पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामलात हों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक इलेक्शन कैंपेन का टाइम है, इलेक्शन का स्केड्यूल आ चुका है, तो उसके बाद अगर रैलीज और उनसे मुंसलिक इस तरह की बात होती है कि एक्टिविस्ट की जान जाती है, तो इसमें बहुत सारे पब्लिक इम्पोर्टेंस के ये ऐसे भी इश्यूज हैं कि इससे किस तरह से इलेक्शनियरिंग जो है वो असरअंदाज हो सकती है, लोग दबाव में आ सकते हैं या डर सकते हैं, या आगे पुलिस ने जिस तरह से कंडक्ट करना है अपने आप को, उसके हवाले से जो है वो बड़े सवालात हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ही जुडिशल इंक्वायरी जो है वो कुछ बनती है, क्योंकि जुडिशल इंक्वायरी को हम बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि एतमाद नहीं होता यहाँ पे हुकूमत में। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कभी भी पुलिस पे एतमाद नहीं होता, क्योंकि पुलिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पुलिस को तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। उनका अपना काम है, अपना कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, वो जाहिर है पॉलिसी डिसीजंस तो लेते हैं लेकिन बाहर से, लेकिन उनका असल जो काम है, फंक्शनिंग है, उसमें तो कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, खासकर जो तफ्तीशी अमल है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि देयर आर लार्जर इश्यूज इन्वॉल्व। एक एक्टिविस्ट की जान उसके घर के लिए वैसे ये क़यामत है, लेकिन ये यहाँ पे एक्चुअली पब्लिक इम्पोर्टेंस के इश्यूज जो हैं वो इस इंसिडेंट से डेफिनेटली रिलेटेड हैं। तो वी नीड टू मेक श्योर कि एक तो कि यहाँ पे हुआ क्या है, ताकि अगर हमें पता चलता है कि कोई नेफेरियस डिज़ाइन था इलेक्ट करने का या किसी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज करने का, तो फिर जाहिर है कि उस हवाले से एक्शन ज़रूरी है ताकि आइंदा ऐसा ना हो। और अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे खान साहब एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे सिचुएशन को, तो जाहिर है कि उनकी पॉलिटिकल साख को भी उसी तरह से नेगेटिव इफेक्ट होना चाहिए। बट जो भी सच का सामने आना जो है वो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ कि इस एक्टिविस्ट के ख़ानदान के लिए बल्कि पब्लिक के लिए एट लार्ज, बिकॉज यहाँ पे बहुत पब्लिक के इम्पोर्टेंस के इश्यूज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। दूसरी तरफ जिस तरह आपने कहा कि इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जब सच सामने आएगा तो फिर इसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनका सच भी सामने आ जाएगा, और फिर जिसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ही होते हैं। हर चीज़ जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में डिटर्मिन नहीं होती। जहाँ पे जाहिर है एक इंसान की जान गई है, वहाँ तो जुर्म जो है वो अगर हुआ है, किसने किया, क्या है, कोई हादसा था, एक्सीडेंट था, या किसी ने जुर्म किया है, इसका तयन करना पेनल्टिमेटली इम्पोर्टेंट तो है। लेकिन आप देखें कि बहुत सारे लार्जर इश्यूज इससे भी जुड़ गए हैं, तो सच सामने आना। ठीक, एक हम ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बता, कुछ ऑफिसर ने खुद भी रब्ता किया और कुछ से मैंने रब्ता करके पता किया, तो पुलिस वाले खासे फ़िक्रमंद हैं। उन्हें फ़िक्र इस बात की है क्योंकि एक शख्स की जान जाने के बाद जो सिचुएशन उन्होंने देखी है पाकिस्तान में, और जिस लेवल का उन्होंने पब्लिक में रिएक्शन देखा है, और उनको इस बात की फ़िक्र है कि जिस तरह उनसे काम लिया गया, कल को उनके ऊपर इन चीज़ों के असरात पड़ेंगे। और उनको आइडिया है कि
पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है, एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका सिचुएशन बदल भी सकता है, तो कल को पुलिस वालों को भुगतना पड़ेगा इस सारी सिचुएशन को। इस बीच में मुझे एक बड़ी अजीब चीज़ पता चली, वो ये पता चली कि जिस वक्त इमरान खान साहब को, ये ज़रा गौर से सुनिएगा सारे लोग, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस वक्त इमरान खान साहब को परमिशन दी गई थी रैली निकालने के लिए, उससे पहले पुलिस को तैयार रहने का कह दिया गया था। दफ़ा 144 का नफाज और उसके ऊपर ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करवाने का सारा प्लान पहले से तैयार था। इमरान खान साहब को जब परमिशन दी गई थी तो पुलिस को उससे पहले कह दिया गया था कि गेट रेडी, आपको एक ऑपरेशन के लिए जाना है, फौरी तौर पे अपने लोगों को तैयार करेंगे, क्योंकि पुलिस को चंद घंटे लगते हैं पूरी एक्सरसाइज मुकम्मल करने में। इसको ज़रा फिर समझ लीजिए। बताया ये जा रहा है कि दफ़ा 144 लगाने के बाद पुलिस को कहा गया कि अब दफ़ा 144 लग गई है, आप लोग सारे वहाँ पहुँचे माल रोड पे, रैली को रोकें और दफ़ा 144 का नफाज करें। ये बात गलत साबित हो गई है। मैंने खुद कई ऑफिसर से बात की है, उनका ये कहना है कि दफ़ा 144 जिस वक्त लगी थी हमें उससे पहले कह दिया गया था कि तैयारी करें, यानी ये नियतन किया गया है कि हम दफ़ा 144 लगाएंगे, उससे पहले पुलिस को तैयार किया जाएगा और जाके एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रब्ता करके नहीं बताया गया कि हम दफ़ा 144 लगाने जा रहे हैं, अपनी रैली आप कैंसिल कर दें। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि एक्चुअली इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। ब्रेक लें, वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। चंद बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मैं उनसे बात करता हूं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट की है कि कल दोपहर 2 बजे वो रैली निकालने जा रहे हैं, यानी अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ लाहौर से करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, पिछली मरतबा जब आपने रैली निकालने का फैसला किया था तो जो कुछ हुआ वो पूरे लाहौर ने नहीं, पाकिस्तान ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुआ, और जिले शाह जैसा कारकुन जो है वो उसका शिकार भी हो गया। अभी आप लोगों की गवर्नमेंट से कोई बातचीत हुई है, कोई आपकी परमिशन हो गई है रैली की? क्योंकि अब तो इलेक्शन का माहौल है, आपको इसके अंदर तो रोज़ाना परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। मेरे ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है ईरान के सेक्शन 144 तो ख़त्म हो गया है, और फिर बात ये है कि शेड्यूल आपका इलेक्शन का अनाउंस हो चुका है, नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं उनकी डेट आ गई है, तो फिर क्या करें? इलेक्शन लड़े ना, रैलियाँ ना निकालें? रैलियाँ तो निकलेंगी ना, तो रैली से निकलेंगी। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? कल आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? लाहौर की रैली आपको कैसा लगता है? खैर रखेगा इंशाल्लाह। अब तो हम हर मरतबा कोई बात सोचते हैं तो फिर अल्लाह से दुआ करना शुरू कर देते हैं कि जालिम हुकूमत जो बैठी हुई है उसके होश के नाखून जो हरकतें करती है, वो असल में घबरा जाते हैं ना, हर मरतबा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। अच्छा चले, मैं कुछ सवालात हैं जिले शाह के मर्डर को लेकर, हम उसको मर्डर कह रहे हैं, कुछ लोग उसको एक्सीडेंट कह रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे से सवालात हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लोगों के दिमाग में क्यूरीज हैं। ये राजा शकील साहब कौन है जी? राजा शकील साहब में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं तंजीम के, मेरे साथ सेंट्रल पंजाब में काम करते हैं। अच्छा, जब अस्पताल लाने का जिक्र हुआ, आपको कब पता चला कि जो काला डाला जो अस्पताल लेकर आया जिले शाह को, उसका ताल्लुक आपकी पार्टी के एक ओहदेदार के साथ है? तो मुझे तो दूसरे दिन जब जनाजे पे जा रही थी तो शकील ने जिक्र किया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो रेस्क्यू करके उसको लेके गए वहाँ? इतनी बात उसने कहा कि पहले लेके गए वहाँ, क्या कहते हैं, CMH, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, तो फिर उसको लेके वो सर्विसेज चले गए। उन्होंने आपको क्या बताया कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था या गिरा हुआ मिला था, क्या बताया? गिरा हुआ मिला उन्होंने बताया। मुझे जो शकील ने बताया, उन्होंने बताया कि जी सड़क के किनारे जब मियां मीर से उतरे आप, उधर से फोर्ट्रेस की तरफ से आते हुए, तो लेफ्ट साइड पे वो पड़ा हुआ था और उसके साथ 2-3 मोटरसाइकिल वाले भी खड़े हुए थे। उनके कहने के मुताबिक इन्होंने वहाँ गाला रोका, उनका कोई गार्ड या ड्राइवर था, शकील नहीं था, शकील तो मेरे साथ था। शकील आपके साथ गाड़ी में था? नहीं, शकील तो मेरे साथ, बेटा हम कनाल पे खड़े मार खा रहे थे उस वक्त। अच्छा, शकील वाद और कनाल रोड, और ये उनकी गाड़ी वहाँ पे थी ड्राइवर समेत? ठीक है। कोई गाड़ी उनकी, कोई उसकी ये है सिक्योरिटी कंपनी है, उसकी सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी थी, वो जहांगीर नाम का ड्राइवर चला रहा था। ठीक है।
मैं तो उसके ड्राइवर वगैरह तो किसी को नहीं जानती ना। अब उसने कहा कि जी उन्होंने उठाया और उसको पहले वो इन्होंने उसके कहने के मुताबिक ये था कि 1122 को फोन किया, 1122 ने कहा कि ये जो सारों को पता चला कि ये जी उन्होंने कहा, मैंने कहा उससे कि जी वो तो अवेलेबल नहीं थे, तो उसने अपनी गाड़ी में डाला और CMH ले गया, तो वहाँ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसको फिर वो सर्विसेज हॉस्पिटल लेके गया। अच्छा, ये जहांजेब नामी ड्राइवर को आपने कभी देखा, कभी आप इससे मिली या कभी आपकी इससे टेलीफोन पे बात हुई? मेरी तो बेटा नहीं मुलाकात हुई कभी भी उससे। आपकी कोई बात भी नहीं हुई इससे? मेरी मतलब अगर वो उसकी कभी गाड़ी में ड्राइवर आया होगा तो मुझसे मेरे साथ कभी मुलाकात करता होगा ना। नहीं, टेलीफोन पे आपके साथ उसकी कोई बात नहीं हुई जहांजेब की? बिल्कुल बिल्कुल किसी किस्म की बात नहीं। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आपने जनाजे के बाद की? तो जनाजे दूसरे दिन की ना। तो मैं जनाजे में आपने जनाजे से पहले आपको पता था कि आने वाली गाड़ी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक वर्कर के साथ ताल्लुक रखती है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये बात बताई? मुझे क्यों बताने की जरूरत पड़ी थी? उसने रेस्क्यू करके ले गए भाई, वो लेके गया, उसने कहा जी रेस्क्यू किया, मैं क्या कहती? मैंने तो कोई और बात नहीं कही, मैंने तो वो मेरा ख्याल है ऑलरेडी खान साहब ने भी बात बताई थी कि जो फेंक के चले गए, इम्पोर्टेंट ये चीज है। आई डिडंट हैव टू से इट। मैंने तो एक उसको रिपोर्ट बतानी थी, वो बता दी मैंने। इम्पोर्टेंट चीज देखें, ये आप एक मैं ये जो ट्विस्ट कर रहे हैं ना सारी कहानी को, दो किस्म के मौक़िफ़ आ रहे हैं। पहले तो सबसे बड़ी बात ये है, मुझे ये बताइए कि ये क्या कहते हैं मरियम बीबी की आपने 2 दिन पहले की ऑडियो है, सुनी है ना ऑडियो, जिस दिन बच्चा फौत हुआ है उसके बाद उसने कहा एक्सीडेंट का। अच्छा, अब आ जाए अगली बात ये है कि जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो देखी है आपने? मैंने देखी है। वो तो चोटें उसको जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे लगी हैं और 26 लगी हुई हैं और जिस्म के अलग अलग साइड पे लगी हुई हैं 26। जो इम्पोर्टेंट चोट है ना वो उसके जेनिटेलिया की है, ये जो प्राइवेट पार्ट्स की चोट है। नहीं, वहाँ कैसे चोट लग सकती है एक्सीडेंट में? मैं यही बात पूछ रही हूँ, एक्सीडेंट में कैसे लग सकती है? ये आप किसी फोरेंसिक स्पेशलिस्ट से पूछेंगे तो वो बता देगा आपको कैसे लग सकती है। नहीं, मैंने कुछ लोगों से बात की है ना, वो ये कह रहे हैं कि जिस नौयत की चोटें हैं ये एक्सीडेंट में ऐसे नहीं लग सकती जब तक कि गाड़ी उसके ऊपर से ना बार बार गुजरे। हाँ, अब मकसद ये है कि अब ये सारी बातें साफ बता रही हैं कि दैट बॉय वाज टॉर्चर्ड। आप सीक्वेंस देखें क्या, इन्होंने उसको उठाया, पहले घसीटा, वो आपको वीडियो है, उन्होंने उठा के उसको उसके अंदर डाला, वो जो वैन थी उसके अंदर डाला, फिर कहाँ उतारा मुझे तो नहीं पता कहाँ उतारा उन्होंने। नहीं, वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ कारकुन कह रहे हैं कि हमारे साथ उसको छोड़ दिया गया था। अच्छा, अब वो कहाँ छोड़ा मुझे पूछे ना, उसको कहाँ छोड़ा, मुझे तो नहीं पता कहाँ छोड़ा, क्योंकि अब तो अचानक पता चला है कि उन्होंने ड्राइवरों ने इस बात को कहा कि हमसे एक्सीडेंट हुआ। आप बात मेरे समझ रहे हैं ना? अभी अब तो वो पहले आपको ये बताते हैं कि हमें गिरा हुआ मिला और अब ये बताते हैं कि जनाब हमसे हिट हुआ। बात नहीं, ये आईजी साहब फरमा रहे हैं। नहीं, देखिए, आपको शकील ने ये बताया कि मेरे ड्राइवर को गिरा हुआ मिला था, रेस्क्यू हमने किया उसको, जबकि आईजी के पास बैठ के वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी गाड़ी से हिट हुआ था। हाँ, अब यही बात मैं बता रही हूँ कि अगर अंडर क्वेश्चन उन्होंने इस तरह का दे दिया है, मैं अपने मौके पे कायम हूँ दैट द बॉय वाज टॉर्चर्ड। नहीं, ये जो लोग पहले छोड़ दिए थे पुलिस ने, इनको दोबारा गिरफ्तार क्यों करना पड़ा इन सारों को? ये सारे अभी इकट्ठे एक गाड़ी में गिरफ्तार जा रहे थे। मैं यही पूछ रही हूँ ना, आप दोबारा उनको पकड़ लिया ना सारों। आपको पता है ना कि उनको रिमांड पे, अब वो भी उन्होंने भी मौक़िफ़ बदला इस वक्त, तो सबने मौक़िफ़ बदल लिए। प्रेशर में आके तो बेचारे लोग पता नहीं कि क्या क्या चीजें बदल लेते हैं। मैं तो आपको जो सही बात है वो बता रही हूँ, जितनी बात मुझे पता है इतनी बात आपको बता दी है, जितनी मेरी इल्म है उसके मुताबिक। आपको लगता क्या है कि सीक्वेंस, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ? देखिए, नंबर 1 दिस इज कस्टोडियल टॉर्चर। उन्होंने उसको लिया कस्टडी में और उसके बाद उसको टॉर्चर किया, वो नियर डेथ था, उसको खा फेंक दिया। मेरे पॉसिबल, लेकिन ये डिमांड करता है एक जुडिशियल इंक्वायरी इस पे होनी चाहिए। ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन ये जब तक प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं होगा तो तब तक अब मुझे ये नहीं समझ आती कि मुझे किस तरीके से उसमें मुलव्वस किया जी, इनको पता था फला, इन्होंने इमरान खान से मिलाया, कोई ना इमरान खान से बात, और इमरान खान ने शाबाश दी, वो ये भी कहते हैं, वो ये भी कहता है कि इमरान खान ने मुझे शाबाश दी। बताइए कितनी शर्म की बात है, कितना झूठ बोल। अच्छा, मैं इमरान खान से मिला और मैंने यानी बेचैनी और तकलीफ मैंने
मैंने बाकायदा महसूस की, मैं क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि इस वक्त ये किस स्टेट ऑफ माइंड में है ये आदमी। तो इमरान खान साहब को मैंने देखा कि वो बेचैन भी थे, उनको बहुत तकलीफ थी इस वाक़े से। तो इस पे शाबाश वाली बात पे तो मुझे भी बहुत अजीब लगा कि ये तो बंदा बहुत ही अजीब हरकत कर रहा है और अजीब बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये स्टेटमेंट इससे दिलवाया गया है। मरियम नवाज साहबा को बहरहाल 2 दिन पहले से वो सारी चीज़ों का पता था जिसका आपको नहीं पता था। उनकी ऑडियो इस बात का एक सबूत है। बहुत शुक्रिया आपका यास्मीन राशिद साहबा। इमरान इस्माइल साहब, कल की रैली दोबारा शुरू काम, आपको कोई किसी जगह पे कोई राब्ता करके आपने कोई परमिशन लेने की कि जी असी कर ली है इलेक्शन कैंपेन, क्योंकि जब आपने निकलना है कोई ना कोई रफड़ पड़ना है। देखिए, क्योंकि इलेक्शन का शेड्यूल आया हुआ है, इलेक्शन अनाउंस हुए हुए, तो अब इलेक्शन के लिए ये रैली और जुलूस और जलसे ये सब रेगुलर चीज़ें हैं। मुझे नहीं कि वहाँ पे उन्होंने अभी तक कोई एप्लीकेशन दी है कि नहीं दी, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि जो इलेक्शन के दरमियान ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, 144 लग नहीं सकती, सारी चीज़ हो नहीं सकती। अब कल इमरान खान निकलेंगे, अल्लाह खैर करे कि वो कल का दिन खैरियत से गुजरे। हम तो दुआएं करते रहते हैं खान साहब की ज़िंदगी के लिए कि अल्लाह उसे ज़िंदगी दे और सेहत के साथ दे, ताकि वो जो ख्वाब उसने दिखाया इस मुल्क को आगे ले जाने का, वो आगे ले जाए उसको किसी सूरत। बाकी तो मामला तो सारे हैं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया था शोएब शेख का। देखें, मैं शोएब शेख को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, ज़ाहिर आप भी जानते होंगे, आप उनके चैनल के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक बहुत पुरानी एफिलिएशन है शोएब शेख के साथ, और मैंने उस शख्स को बड़ा मजबूत असाब का आदमी पाया है। पहले भी जब उसको जेल डाला था तो वो एक बड़ा मजबूत असाब के साथ वो उसने सहा वो सारा कुछ। आज भी उसके ऊपर जो प्रेशर्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो सिर्फ एक चीज़ की है कि आपने सच नहीं दिखाना, आपने जो मर्ज़ी करना है, आपने सच नहीं बोलना। और अगर आपके चैनल पे कोई लोग सच बोलने की ज़रूरत करते हैं बशमूल आपके, तो उन्हें फारिग कर दिया जाए, उन्हें निकाल दिया जाए जॉब से, और जिस पे वो स्टैंड लेता है। मैं इमरान भाई आपको एक चीज़ बताता हूँ, इमरान इस्माइल साहब, एक चीज़ ज़रा गौर कीजिएगा, ये कितने बड़े आदमी की निशानी है। मुझे ये पता है कि किसने उनको ये कहा कि इमरान रियाज को अभी निकालो और आपके मामला हल होते हैं, और मुझे ये बात शोएब शेख ने कभी नहीं की। यानी उनके ऊपर कितना दबाव है मैं ये जानता हूँ, सही, कौन कौन दबाव डाल रहा है मैं ये भी जानता हूँ, किस नौयत का दबाव है मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन ये बात मुझे बताई तक नहीं शोएब शेख ने, और वो सारा प्रेशर अपने ऊपर लिया है। ये फ़र्क होता है कि आदमी रियलाइज़ भी नहीं करवा रहा कि यार कितना प्रेशर हम आपकी वजह से ले रहे हैं। उन्होंने ये तक नहीं किया और ये पूछा भी नहीं कि आप अपने प्रोग्राम में क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते। तो ये एक डिफरेंट आदमी है, और ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको दीवार के साथ लगा रहे हैं। इतना इंडिपेंडेंट तो कोई भी चैनल काम नहीं करने देता। एक बड़ा ब्रिलियंट और ज़हीन आदमी है शोएब शेख। उसने बड़ी कम उम्री में उसने कामयाबी हासिल की, और पाकिस्तान में अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो कामयाबी हासिल करते हैं उन्हें हम एक अजीब नाम दे देते हैं, कभी माफिया, कभी कुछ, और कभी भी हमने अपने एंटरप्रेन्योर्स को ऊपर उठने नहीं दिया इस हालात में कि कभी किसी को पीछे लगा दें, कभी किसी को, कभी FIA, कभी PIA, कभी CIA, कौन पीछे लग जाता है। तो वो यही सारी चीज़ें भुगत रहा है। बहरहाल यही पाकिस्तान का ये वाली सियारात भी कट जाएगी, कोई बात नहीं, ये वाली सियारात भी कट जाएगी, इसको भी सह लेंगे। और वो एक शेर मुझे याद आ गया कि कड़ी है धूप तो यारो उसे भी सह लेंगे, क्यों करें मिन्नतें दीवार 2 घड़ी के लिए। हैदर भाई साहब, कल फिर रैली है। जी, कल खान साहब जो है उन पे क्योंकि काफी अटैक हो रहा था कि वो खुद लीड नहीं कर रहे और कारकुनान को आगे कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग, मतलब बहरहाल उनके हवाले से, क्योंकि ये एक कैंपेन अब स्टार्ट हो गई थी, तो आई थिंक खान साहब इसका भी थोड़ा शायद प्रेशर फील कर रहे हैं कि अगर कारकुनान के साथ तशद्दुद हो रहा है या कारकुनान जो है उनको इस तरह रोका जा रहा है, तो उन्हें सामने आना पड़ेगा, जो कि जाहिर है कि उनके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। एक अटैक उन पे हो चुका है, जो कहीं ना कहीं दरमियाना रास्ता, वो क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में लीड करेंगे प्रॉब्ली, आई वुड थिंक। बट जो कुछ भी आई थिंक कहीं ना कहीं वो इस पे भी रिएक्ट कर रहे हैं कि कारकुनान जो हैं उन पे क्योंकि तशद्दुद हुआ या उनको रोका जा रहा है, और खान साहब के घर बैठे रहने का जो है वो पॉलिटिकल उन्हें एक मतलब एक्यूजेशंस फेस करने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद इसका भी एक रिएक्शन है। और दूसरी तरफ जाहिर है कि कारकुनान पे अब क्योंकि आई है तो उन्हें लीड तो करना पड़ेगा, चाहे वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में करें, बेशक बाहर ना निकलें, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह दिखाना होगा कि मैं खड़ा हूँ और मैं सामने आ रहा हूँ।
जो कि उनकी सर्कमस्टांसेस में खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये रैली को लीड करने में ये आंसर भी मौजूद है। पाकिस्तान की सारी चीज़ उनके खिलाफ हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनको अच्छा नहीं समझती, पाकिस्तान के अंदर एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में उनकी हुकूमत तब्दील हुई है। तो ऐसे आदमी का सारी मुखालफतें लेने के बावजूद पब्लिक के साथ निकलना आसान तो नहीं रहेगा। और ये वो मुल्क है जहाँ पे लीडर्स को सड़कों पे पहले भी मारा गया है। अब तक के लिए इतना ही, मुलाकात होती है कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आज़ादी ज़ाहिर राय पर दहशत गर्दी है, शदीद हमला है। 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि वो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।